हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज का टॉपिक है अलॉटमेंट ऑब्लिक लीज ऑफ लैंड टू लैंडलेस PMAYG बेनिफिशियरीज। जी हाँ, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है कि लैंड किसको मिलने जा रही है। इसमें मैं बता दूँ, अगस्त के महीने में गवर्नमेंट का एक स्पष्ट ऑर्डर आया है जिसके अंतर्गत ये लैंड जिन लोगों को मिलना है वो आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। So the topic is allotment oblique lease of land to landless PMAYG beneficiaries। इसमें जो जिन चीज़ों पे निर्भर ये वीडियो है, बेसिकली एक डिसीजन है जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन कह सकते हैं। उसका आपको बाज़ाब्ता नंबर मिलेगा और एक फ़ाइल चली थी फाइनेंशियल कमीशन रेवेन्यू के ऑफिस में, और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के उस महकमे में। तो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का डिसीजन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो फाइल नंबर है और इसके साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की फाइल, ये तीनों जो चीज़ है, इन तीनों पे आधारित ये हमारा आज का टॉपिक है, गवर्नमेंट का डिसीजन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 118 JK रेवेन्यू ऑफ 2023 डेटेड 24 अगस्त 23। तो अगस्त महीने का ये इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट का डिसीजन या ऑर्डर जिसको आज मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। इसमें बेसिकली एक सेक्शन दी जाती है फॉर अलॉटमेंट ऑफ 5 मरलाज ऑफ स्टेट लैंड टू सम लैंडलेस बेनिफिशियरीज। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट ऑफ 5 मरला स्टेट लैंड और लैंडलेस बेनिफिशियरीज को इसको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो लैंड मिलेगा वो केवल स्टेट लैंड होगा और क्वांटम ऑफ लैंड 5 मरला का होगा, और इसका जो प्रोसेस है या प्रोसीजर है या जो इसका बेसिक ट्रांसफ़र हम कह सकते हैं दैट इज़ लीज बेसिस। तो बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अलॉटमेंट हो रही है दिस इज़ ओनली ऑन बेसिस ऑफ लीज। जो लैंडलेस PMAY ग्रामीण जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण वाला, प्लस उसके बाद जो आवास प्लस योजना है उनके बेनिफिशरीज को ये दी जाएगी जिनके पास ज़मीन नहीं है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का परमानेंट वेटिंग लिस्ट ऑफ 18-19 का है, यानी 2018 और 19 का जो परमानेंट वेटिंग लिस्ट है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, वो जो लिस्ट है उसमें जो बेनिफिशरीज हैं ये उन पर फोकस किया जा रहा है। यानी उसमें जो लिस्ट में लोग हैं उन्हीं के लिए ये बेसिक स्कीम है जो किसी भी प्रकार से दिए गए कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं। यानी वो लोग जो स्टेट लैंड पे रह रहे हैं, जिनकी पोजीशन में स्टेट लैंड है, यानी पीपल रिजाइडिंग ऑन स्टेट लैंड, पीपल रिजाइडिंग ऑन फॉरेस्ट लैंड, पीपल रिजाइडिंग इन रक्स एंड फार्म्स, पीपल रिजाइडिंग हैविंग पोजीशन ऑन कस्टोडियन लैंड, पीपल रिजाइडिंग ऑन दैट लैंड विच इज़ लोकेटेड नियर दाचीगांव पार्क, जिस पे गवर्नमेंट ने कोई भी कंस्ट्रक्शन अलो नहीं करी है, प्रोहिबिटेड है एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जो बेसिकली अलॉट की गई है फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़ के लिए, वहाँ पे जो लोग पोजीशन में हैं, और कोई भी और कैटेगरी जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है जो अदरवाइज़ एलिजिबल है फॉर PMAYG, इस कैटेगरी में आते हैं लोग, इसके लिए अदरवाइज़ एलिजिबल है बट उनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है। तो ये सारी कैटेगरीज में जो लोग हैं, पोजीशंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड जो मैंने बताए, स्टेट, फॉरेस्ट, कस्टोडियन, रॉक फार्म, दाचीगांव नेशनल पार्क के नज़दीक, या कोई भी प्रकार की, या जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, तो इस तरह के लोग जो हैं, इस कैटेगरीज में जो लोग आते हैं, इनके लिए ये फोकस कर दिया गया है। तो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर होता है उसको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं जिनके आधार पे ही वो लैंड को जो है आगे जाके लीज आउट कर सकता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले है कि लैंडलेस पर्सनस कौन है, उनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। इस कैटेगरी में जो लोग हैं वो सबसे पहले डोमिसाइल ऑफ JNK के होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इज डोमिसाइल ऑफ JNK। सेकंड इज़ कि उनके पास जो फैमिली है उनकी वो अलग होनी चाहिए, एक सेपरेट फैमिली होनी चाहिए, और उस जो फैमिली का हेड है उसके नाम पे या किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम पे कोई ज़मीन नहीं है। और इसके बाद
या उस फैमिली मेम्बर या उस व्यक्ति को किसी भी तरीके से वो इनहेरिट नहीं कर सकता है, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू इनहेरिट एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच इज़ 5 मरलाज आर मोर देन दैट। तो ये इसमें लैंडलेस की डेफिनेशन बता दी गई है। सेकंड इसमें है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो 5 मरलाज ऑफ स्टेट लैंड लीज आउट कर सकता है उन बेनिफिशरीज़ को जो PMAYG 18-19 का जो परमानेंट लिस्ट है उसमें फॉल करते हैं, और जो अदरवाइज़ भी बेनिफिशरीज़ बन सकते हैं या अदरवाइज़ जिनको असिस्टेंस वैसे भी प्रोवाइड करना होता है, जो लैंडलेस पर्सनस है और जिनको ये हम लीज आउट कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें पर्टिकुलर लिस्ट पे आधारित ये लैंड देना है। दैट इज़ 18-19 का जो वेटिंग लिस्ट है, परमानेंट वेटिंग लिस्ट जो है, जिसको बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको सर्वे कर दी गई है। जो उसमें लोग आते हैं तो ये उन पर फोकस है। तो डेफिनेटली स्टेट लैंड है और लीज आउट करना है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें कंडीशंस है। तो दिस वाज सेकंड पार्ट। थर्ड इज जो डिप्टी कमिश्नर लीज आउट लैंड करेगा, द लीज आउट ऑफ लैंड विल बी इन टर्म्स ऑफ J&K Land Grants Act 1960. So that means land is granted on the basis of lease. So land granted on lease basis under J&K Land Grants Act 1960 and rules made thereafter. उसके बाद जो रूल्स बना दिए गए हैं जैसे 22 में, तो उसके अंडर में जो है ये सारा लीज आउट हो जाएगा। तो दिस इज बेस्ड ऑन लीज ओनली। जो इसमें पेमेंट होगी, लीज की जो पेमेंट इसमें होगी, दैट विल पेमेंट ऑफ, अगर हम बात करें फर्स्ट या जिसको हम एज टोकन कह सकते हैं, दैट विल बी 100 रुपीज़ ओनली वन टाइम 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। दैट इज़ एक्चुअली वन टाइम प्रीमियम जो हम देते हैं, दैट इज़ ओनली वन टाइम प्रीमियम ऑफ 100 रुपीज़ पर बेनिफिशियरी। और इसमें एक इसके साथ साथ वन टाइम टोकन के साथ इसमें एक नॉमिनल अमाउंट लिया जाएगा, दैट इज़ 1 रुपीज़ पर मरला पर annum एज ग्राउंड रेंट। सो दिस विल बी डन इन अ रिलैक्सेशन टू, जो रूल्स होते हैं उनके को रिलैक्स कर दिया गया है। इस तरह मैं बता रहा हूँ कि इसमें नॉमिनल अमाउंट और टोकन अमाउंट, टोकन का 100 रुपीज़ वन टाइम प्रीमियम, और जो दैट इज़ नॉमिनल जो है दैट इज़ 1 रुपी पर मरला पर annum एज ग्राउंड रेंट। दिस विल बी डन इन रिलैक्सेशन ऑफ J&K लैंड ग्रांट्स रूल्स 2022। इनिशियली जो लीज के लिए जो ज़मीन लीज पे दिया जाएगा, दिस विल बी फॉर पीरियड ऑफ 40 ईयर्स ओनली, और उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू अनदर 40 ईयर्स, बट बेस्ड ऑन सम कंडीशंस लाइक फुलफिलमेंट ऑफ कोडल फॉर्मेलिटीज़ एंड अदर नॉर्म्स। जब वो उस टाइम जो कंडीशंस होंगे जो फुलफिल हो जाएंगे, उसके बाद ही इसको एक्सटेंड किया जाएगा। तो पहले इनिशियली ये 40 ईयर्स के लिए लीज पे दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति किसी भी रीज़न से 2 साल के अंदर जब से ये लीज उसको मिला है, तब से लेके विद इन 2 ईयर्स वो फेल हो रहा है कंस्ट्रक्ट करने में वो हाउस, उस लैंड पे जो लीज आउट हुआ है, तो ये जो लीज जो एग्रीमेंट है या लीज जो है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। सो दिस इज विद इन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यानी 2 साल में आपको बनाना है। जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अगर उस आपने नहीं बनाया तो नेक्स्ट डे फोर्थ विद दिस विल बिकम लीज विल बी कैंसल्ड ऑटोमेटिकली। फिफ्थ इसमें यह है कि जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट होगा, वो इन केसेस को वेरीफाई करके ही विल प्लेस द इंडेंट बिफोर डिप्टी कमिश्नर कंसर्न्ड अलॉन्ग विद पर्टिकुलर्स ऑफ द बेनिफिशियरीज। उसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है आधार कार्ड। तो उनको वेरीफाई करने के बाद, उनके पर्टिकुलर्स लाने के बाद आधार कार्ड समेत वो सारा जो उसके पास केसेस है वो अलॉन्ग विद इंडेंट ही विल प्लेस दिस बिफोर डिप्टी कमिश्नर कंसर्न्ड। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। एंड गोइंग टू सिक्स्थ पॉइंट इज दैट उसके बाद डिप्टी कमिश्नर जो है वो ये केस जो उसके पास आए हैं, ही विल फॉरवर्ड देम टू तहसीलदार कंसर्न्ड फॉर इंक्वायरी। तहसीलदार कंसर्न्ड क्या करेगा, उसके पास 2 इंपॉर्टेंट टास्क्स है। पहला कि उसको देखना है कि जो ये पर्सन है क्या ये लैंडलेस है या नहीं है, और इसकी पूरी मुकम्मल जानकारी उसको लेनी है, इंक्लूडिंग दैट दिस पर्सन इज़ अ लैंडलेस। तो अगर इस व्यक्ति ये जो पर्सन है या किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया है उस डिस्ट्रिक्ट में, तो जहाँ ये पहले रह रहा था, जिस डिस्ट्रिक्ट में पहले रिजाइड करता था, उस डिस्ट्रिक्ट से इसका मुकम्मल जानकारी इस बारे में लेनी है कि ये व्यक्ति वाकई तौर
लैंडलेस है कि नहीं है, तो उस डिस्ट्रिक्ट से इसके डिटेल्स लेने हैं कि वेदर ही इज़ अ लैंडलेस और नॉट इन दैट डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद ये तहसीलदार की एक टास्क कंप्लीट हो जाती है। सेकंड इज़ दैट उसको आइडेंटिफाई 5 मरलाज ऑफ स्टेट लैंड खुद ही करना एक सुटेबल प्लेस पे तहसीलदार को। सो हैज़ टू आइडेंटिफाई स्टेट लैंड, सेकंड हैज़ टू वेरीफाई द पर्सन हिज पर्टिकुलर्स including that the status of that is he is a landless person, and if the condition is like that he is from another district, he can verify those particulars that he is a landless person from that particular district. So this is what Tesla initially does all these things initially, then proceed for further tasks like जितने भी कागज़ होते हैं वो सारा जमा करके वो उस केस को जो तहसीलदार है सारे जो इनके पास केसेस आए हैं उसके पास जो केस आया है वो डिप्टी कमिश्नर को सबमिट कर सकता है फॉर लीज ग्रांट करने के लिए अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स। उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है? कॉपी ऑफ जमाबंदी, कॉपी ऑफ गिरदावारी, कॉपी ऑफ तितमा शिजरा और शिजरा कार्ड, कॉपी ऑफ राशन कार्ड, एक एफिडेविट और लंबरदार चौकीदार कंसर्न का स्टेटमेंट। तो लंबरदार कंसर्न चौकीदार कंसर्न जो होंगे उस गांव के उनका स्टेटमेंट, इसके साथ साथ एफिडेविट। एफिडेविट में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखनी है। एक ये कि वो पर्सन खुद बताएगा कि वो लैंडलेस पर्सन है, ये एफिडेविट में दिया है। सेकंड पार्ट कि उसको जो लैंड दी जाएगी, जो लीज आउट उसको लैंड अलॉट हो जाएगी, उसको वो लैंड एक्सेप्टेड है, यानी उसको वो कबूल करता है कि वो लैंड इज सेटिस्फाइड विद दैट लैंड, उसमें कोई उसको आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं है। सो दिस हैज़ उसको उस एफिडेविट में उसको लिखना पड़ेगा और प्लस कि वो लैंडलेस है। ये एफिडेविट, इसके साथ साथ राशन कार्ड और जमाबंदी गिरदावरी। जैसे जमाबंदी में रिकॉर्ड, गिरदावरी में लेटेस्ट स्टेटस, चाहे खरीफ हो चाहे रबी का हो, लेकिन लेटेस्ट स्टेटस ऑफ द लैंड उस पोजीशन वहाँ पे क्या है। तो इसके साथ साथ शजरा, तितमा शजरा, शजरा कार्ड मीन्स एक पर्टिकुलर अगर आपके पास कोई लैंड है या कोई खासरा नंबर है, सर्वे नंबर है, वो सपोज 1 कनाल है, 2 कनाल है, उस 1 कनाल में आपने 5 मरले किस जगह पे एग्जैक्टली किस कॉर्नर पे दिए हैं, उसको हम शॉर्टकट में शजरा काट देते हैं क्या, ताकि मुकम्मल पता चले कि एग्जैक्ट स्पॉट कहाँ पे है उस खासरा नंबर में। तो ये इन चीज़ों को, इन डॉक्यूमेंट्स को, 5-6 डॉक्यूमेंट्स को मिला के अपने रिकमेंडेशंस बाकी जो भी इसमें होता है वो फॉरवर्ड करेगा टू डिप्टी कमिश्नर हु तहसीलदार कंसर्नड। तो ये इम्पॉर्टेंट काम है। इसके बाद 7th वाला पॉइंट, इसमें बेसिकली बड़े 10 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है डिप्टी कमिश्नर्स के लिए। 7th पॉइंट ये है कि ये जो इसके डिप्टी कमिश्नर के पास सारे लीज के पेपर्स आ गए अलग विद डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम तहसीलदार कंसर्नड, उसको क्या करना है, अगर उसको लगा कि फर्दर इसमें इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, इफ़ ही डीम्स दैट ही कैन डू फर्दर इंक्वायरीज। अगर उसको लगता है कि ठीक है ये इतना सारा रिकमेंडेशन आने के बाद ये ठीक है, तो उस पर्सन को वो लैंड जो लीज आउट करनी है वो अलॉट कर सकता है या लीज आउट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको परमिशन मिलता है या लीज आउट का ऑर्डर मिलता है फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर कंसर्न, उसको कतईयत मत समझे कि वो बिल्डिंग परमिशन है, क्योंकि बिल्डिंग परमिशन के अपने अलग रूल्स हैं। जो आपके हाउसेस बनेंगे उस क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली कंसर्नड पंचायत है, जैसे भी इसमें रूल्स होते हैं, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होगी उसके पास आपको परमिशन लाना पड़ेगा। इस लीज परमिशन को आप ये मत समझिए कि ये बिल्डिंग परमिशन है, दिस इज़ नॉट अ बिल्डिंग परमिशन, दिस इज़ ओनली लीज परमिशन। ये कह सकते हैं कि लैंड आपको ट्रांसफर हो गया, ग्रांट हो गई आपके नाम पे, ये ज़मीन है फ़िलहाल 40 ईयर्स के लिए, तो ये लैंड के बारे में है। लेकिन इसके ऊपर आप कैसे कंस्ट्रक्शन करोगे, उसके लिए जो परमिशन है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ से आपको परमिशन अलग से लाना पड़ेगा। तो दिस वाज द 7th पॉइंट। गोइंग टू 8th वन, जिस बेनिफिशियरीज को ये लैंड मिला है उस ज़मीन को उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है जिस चीज़ के लिए परमिशन मिला है या जिस चीज़ के लिए ये लीज़ मिला है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। तो जो पर्पज़ लीज़ में होगा, जिस पर्पज़ के लिए आपको ज़मीन लीज़ हुआ है, उसी पर्पज़ के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना है, न कि अदर पर्पज़ के लिए। और आपको जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, दैट यू हैव टू स्टार्ट विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको स्ट्रक्चर बनानी शुरू करनी है। अगर आप ये नहीं करते हैं, देन आपका लीज जो है वो भी कैंसिल, और जो आपका जो लैंड है, दिस विल बी रिज्यूम्ड बैक टू गवर्नमेंट विदाउट एनी
फर्दर कंपनसेशन। इससे पहले मैंने समय बताया था 2 साल का। 2 साल में अगर आप नहीं कर रहे हैं कुछ भी, आपका लीज कैंसिल हो जाएगा। और 3 महीने में अगर आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, आपका लैंड जो है ये विल बी रिज्यूम्ड बैक टू गवर्नमेंट, नो कंपनसेशन। तो इम्पॉर्टेंट 2 पीरियड है, 3 मंथ्स का और बाद में 2 ईयर्स का, ये आप ध्यान में रखें। 9th पॉइंट ये है कि जो लीजी है, जिसको ये लीज मिला है, जिसके नाम पे लीज मिला है, जो बेनिफिशियरी है, जो लीजी है, उसको ये ज़मीन सब लेट नहीं करनी है, किसी और को नहीं देनी है, या सब लीज नहीं करनी है, इसको फर्दर लीज नहीं करना है, या एलिनेट नहीं करना है, या ट्रांसफ़र नहीं करना है, या कोई भी कंट्रीवेंशन नहीं करना है। अगर उसने कुछ भी कंट्रीवेंट किया है तो जो लीज़ है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ये लीज़ टर्मिनेट हो जाएगी और ज़मीन जो है दैट विल बी रिज्यूम्ड बैक टू गवर्नमेंट विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसने जिसके लिए भरा है ये वही पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल करना है और खुद के लिए इस्तेमाल करना है, जो बेनिफिशियरी इसमें एक्चुअली है। इसके बाद 10th वाला पॉइंट, जो कंसर्न्ड तहसीलदार होगा उसको एक लीज एग्रीमेंट करना है। तो तहसीलदार विल बी लीजर और जो बेनिफिशियरी है वो लीजी होगा। तो लीजर और लीजी के बीच में, यानी बेनिफिशियरी और तहसीलदार के बीच में फॉर्म 1 पे एक फॉर्म आता है, फॉर्म 1, उस पे इनको लीज एग्रीमेंट बनाना है बिटवीन दीज 2 पार्टीज। सो वन विल बी तहसीलदार, सेकंड विल बी दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी। और जितने भी लीज एग्रीमेंट या जितने भी ये अलॉटमेंट हुई है, लीज हुआ है, इसका जो डेटाबेस है वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में इसको मेंटेन करना है ऑन मंथली बेसिस। और इसका पूरा जो डिटेल है, सारी लिस्ट क्या उनके पास आया है, सारा जो डिटेल है ये गवर्नमेंट को भेजना है, यानी गवर्नमेंट को सबमिट करना है, ताकि उनके पास अपना एक डेटाबेस रहे। तो डेफिनेटली दिस विल गो फ्रॉम डिप्टी कमिश्नर टू सेक्रेटरी या गवर्नमेंट, जिस प्रकार से भी बनेगा, ताकि यूटी लेवल पे एक डेटाबेस हमारे पास होगा, कितने सारे एग्रीमेंट हुए हैं, कितना अलॉटमेंट हुआ है इस स्कीम के तहत। होप आपने इसको समझा होगा। ये जो अलॉटमेंट हुई है, दिस इज़ जो ऑर्डर आया है 24 अगस्त को, ये PMAY बेनिफिशियरीज जो 18-19 परमानेंट वेटिंग लिस्ट में, उनके लिए है। सब लोगों के लिए ये नहीं है 5 मरलाज ऑफ लैंड, तो अभी तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। फिलहाल दिस इज़ फोकस्ड टू पर्टिकुलर कैटेगरी 5 मरलाज ऑफ स्टेट लैंड। और इसमें आपने देखा कंडीशंस बहुत सारे हैं कि लैंड किसको कहते हैं, डोमिसाइल पर्टिकुलर पर्सन जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, या जिन डिफरेंट कैटेगरीज में जो रहता है। और उसके साथ साथ अगर किसी को इनहेरिट होता है 5 मरलाज और मोर लैंड फ्रॉम उसके फादर से, किसी से, उसको भी ये ज़मीन नहीं मिलेगा इफ़ ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर 5 मरलाज और मोर ऑफ लैंड। होप आपने ये वीडियो पूरा देखा है, समझा इसको, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन अब नहीं रहा। और मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।